नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की। कल की जो वीडियो थी वो थी हमारी भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, उसमें एक्ट्स वगैरह कराए थे मैंने, पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में संविधान की विशेषताएँ बताई गई हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं। कि सबसे बड़ा संविधान जो है वो लिखित संविधान वो हमारे देश का ही है, भारत का। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलते हैं आगे की ओर। आगे चलने से पहले आपको एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ लेकर चलते हैं कि समस्या नींद की नहीं है जो हम नहीं आती है, समस्या सपनों की है जो हमें सोने ही नहीं देती। तो दोस्तों, समस्या नींद की नहीं है कि नींद नहीं आ रही है, या अगर आपको नींद आ रही है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या है नींद की तो ठीक है। समस्या सपनों की है कि जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं सपने, खुली आंखों से, वो कैसे पूरे होंगे, ये हमें सपने सोने नहीं देते। तो चलते हैं हम आगे की ओर। भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है। यानी कि भारत में सर्वोच्च क्या है, वो है संविधान, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यानी कि हम 26 जनवरी जो 1950 है, इसको तो हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, और जो 26 जनवरी 1949 है, इसको मनाते हैं हम संविधान दिवस के रूप में। इसकी भी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं हम। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी में ही हमारे भारतीय संविधान का लिखित कार्य है वो संपूर्ण हुआ था। चलते हैं आगे की ओर। ये एक फोटो है पुराना। ठीक है दोस्तों, ये है, इसमें क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको भारतीय संविधान सौंपते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949 को। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट करने के बाद संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। चलते हैं आगे की ओर। ये है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ये संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए हैं। ये हमारी संविधान की बुक है, और ये है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, जिनके जन्म दिवस 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर, आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो उसको बनाने के लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो इसको लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलते हैं हम आगे की ओर। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और जो इसकी सेकेंड बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये आपको डेट याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके तत्काल बाद भारत देश 2 देशों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, जिसकी डेट 15 अगस्त है।
संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। चलते हैं आगे की ओर। भारत में एक मिश्रित फल का भाग है। जो भारत का संविधान है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर बना हुआ है। ये आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल 17 में है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में। और जो जमींदारी अधिनियम है यह आया था 1951 में, जब पहला संशोधन हुआ संविधान में 1951 में, तो इसमें नवी सूची जोड़ी गई थी, वह जमींदारी अधिनियम के ही अकॉर्डिंग बनाई गई थी। चलते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। आज की वीडियो में हम भारत की संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। आगे जो वीडियो आएगी इसमें जो आएगा उसका टॉपिक है हमारा भारत की प्रस्तावना और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया है। तो आगे हम देखेंगे कि समाजवाद क्या होता है, पंथनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहला शब्द है संप्रभुता क्या होता है। तो संप्रभुता शब्द का अर्थ सर्वोच्च या स्वतंत्र होना है। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, इसलिए इसे संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। ठीक है दोस्तों, ये संप्रभुत्व का ये अर्थ ये है कि ये भारत जो है किसी अन्य देश से नियम कानून नहीं लाता, ये अपने ही देश में बनाता है और अपने ही लोगों पर उनको लागू करता है। तो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी क्या होता है। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संशोधन को बोला जाता है जो 1976 में हुआ था, अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में जन जमा होने से जो धन है वो जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी। तो ये समाजवादी का अर्थ था। चलते हैं आगे की ओर। आगे है पंथ निरपेक्ष शब्द। तो पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी पंथों की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है न ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पंथों को सम्मान करता है, एक समान व्यवहार प्रदान करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिक चाहे उनकी पांथिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि से बराबर होते हैं। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पांथिक अनुदेश लागू नहीं होता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का जो सिंपल भाषा में अर्थ है कि पंथ मतलब कि धर्म, कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। किसी भी विशेष धर्म के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए जाएंगे, ना ही उनको विशेष सुविधा मिलेगी, लेकिन कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनको विशेष सुविधा देकर बराबर वर्ग के लिए बराबर किया जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। एक महत्वपूर्ण शब्द लोकतांत्रिक, इसका अर्थ क्या होता है। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई हैं। वही मैंने आपको बताया था कि किसी पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ मान्यताएं प्राप्त की गई हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात
में सीटें आरक्षित की जाती हैं। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसके क्रियान्वयन कैसे होगा यह निश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। ठीक है दोस्तों, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है कि भारत की जनता होगी और जनता द्वारा ही उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वे ही जनता के लिए नियम बनाएंगे और जनता पर राज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी राज व्यवस्था नहीं है कि कोई वंशानुगत है, इसमें वंशानुगत नहीं होता, वह जनता के द्वारा ही, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजशाही नहीं है हमारे भारत का शासन। राजशाही क्या होता है? जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पद त्याग करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। शक्ति विभाजन। भारत में जो है वो शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है? यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। राज्य की शक्तियाँ केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। जो भारत के संविधान में 3 अनुसूचियाँ भी दी गई हैं। पहली क्या है? संघ सूची है। दूसरी क्या है? समवर्ती सूची है। और तीसरी क्या है? मतलब एक राज्य सूची है। ठीक है दोस्तों, ये होगी समवर्ती सूची और ये होगी राज्य सूची। तो इसमें क्या है? संघ सूची में जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में क्या है? उस पर राज्य सूची का कानून बनाएगी, यानी कि इसको विषय बांटे गए हैं। ठीक है दोस्तों, समवर्ती में क्या है? समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करेंगे और उसमें नियम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आगे फिर एक मोटिवेशनल कोट है, सब कुछ संभव है, अब क्यों कि अब तो पत्थर में भी पौधे उगने लगे हैं। तो इसमें ये कहा कि अब तो सब कुछ संभव है, क्योंकि अब तो पत्थर पर भी पौधे उगने लगे हैं, जो पहले असंभव था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।